बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्किल 13 प्लस का टॉपिक जारी है जिसमें हम सीक्वेंसेस एंड सम्स जनरेट करेंगे काउंट कंट्रोल रेपिटेशन के ज़रिए से। हम ये प्रोग्राम देख चुके हैं कि फ़र्ज़ करें हमने 2, 4, 6, 8 अप टू 2n ये एक सीक्वेंस जनरेट करना है, तो इसका सोल्यूशन डिज़ाइन करते वक्त हमारे सामने दो फार्मूलाज हो सकते हैं। नंबर एक डायरेक्ट फार्मूला या जनरल टर्म वाला, ये हम देख चुके हैं, और दूसरी सूरत में रेकरेंस रिलेशन टुगेदर विद द इनिशियल कंडीशन। अब हम दो प्रोग्राम बना सकते हैं इन दोनों सॉल्यूशंस के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, इस पहले सॉल्यूशन में हमने क्या किया था कि हमने फॉर लूप बना ली थी, आई को 1 से लेकर n तक वेरी करवा दिया था, और इस लूप के अंदर ith टर्म 2 क्रॉस i को हमने इंप्लीमेंट कर दिया था, और साथ ही साथ हमने प्रिंटिंग करवा ली थी। तमाम टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी चाहिए वो लूप के अंदर हमने जनरेट की। इसके बाद जो दूसरी अप्रोच थी रेकरेंस रिलेशन वाली, उसमें हमने n नंबर ऑफ टर्म्स की मालूमात यूजर से इनपुट करवाई, और पहली टर्म हमने 2 रख ली, उसको हमने टर्म 1 इज वहीं पे प्रिंट कर लिया। अब जो बाकी टर्म है वो i इक्वल टू 2 से शुरू होकर i लेस देन इक्वल टू n तक होंगी, और उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस 2, यानी कि हमने ith टर्म इज इक्वल टू i माइनस 1th टर्म प्लस 2, वो वाला फार्मूला हमने इंप्लीमेंट कर दिया, और साथ ही साथ हम उसे सी आउट करते गए। तो इस तरह से दो प्रोग्राम सेम आउटपुट जनरेट करेंगे, 2, 4, 6, 8 अप टू 2n। एक में रेफरेंस रिलेशन हमने इंप्लीमेंट किया है टुगेदर विद द इनिशियल कंडीशन, और दूसरे में हमने डायरेक्ट फार्मूला या जनरल टर्म यूज की है। अगर हम इन दोनों प्रोग्राम्स की ट्रेसिंग करना चाहें, एक में जो मेन स्टेटमेंट है वो ये वाली है, टर्म इज इक्वल 2 क्रॉस i, दूसरी में है टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस 2। n हमने 6 एज्यूम कर लिया। पहले वाले प्रॉब्लम में i की वेरिएशन 1 से लेकर n तक है, तो आप i को 1 रखें पहले पास में, लूप के पहले चक्कर में, तो टर्म के इक्वल आएगी 2 क्रॉस i यानी 2 बन जाएगा। पास 2 में i की वैल्यू 2 होगी और टर्म हो जाएगी 2 क्रॉस 2 दैट इज 4। पास 3 में i की वैल्यू 3 होगी और टर्म हो जाएगी 2 क्रॉस, यानी ये इस वाले कोड में टर्म हो जाएगी 2 क्रॉस 3, 6 आंसर आ जाएगा। यूं चलते चलते जो n6 की जो आखिरी वैल्यू है i6 हुआ, टर्म इक्वल टू 2 क्रॉस 6 दैट इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से लूप के 6 चक्कर या 6 पासेस हुए और सीक्वेंस प्रिंट हो गया। जबकि इस केस में टर्म को हमने 2 पहले खुद सेट किया, i की वेरिएशन 2 से लेकर n तक होगी। लूप की पहली आइटरेशन या पहला पास i इक्वल टू 2 के लिए होगा, और टर्म बनेगी टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस 2, और टर्म की मौजूदा वैल्यू 2 है वो पुट की गई, और 2 में 2 ऐड किया 4 आ गया। सेकंड आइटरेशन सेकंड पास में i की वैल्यू 3 हो गई, और टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस 2 यानी 4 प्लस 2 हुआ 6 आंसर आ गया। तो यूं चलते चलते आगे बढ़े हैं, तो i इक्वल टू 6 के लिए लूप की पांचवी आइटरेशन या पांचवा पास होगा, टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस 2 यानी 10 प्लस 2 आंसर 12 आ गया। और चूंकि i की वेरिएशन 2 से लेकर 6 तक है, तो i2, 3, 4, 5, 6, तो ये 5 आइटरेशंस परफॉर्म होंगी, 6 आइटरेशन परफॉर्म नहीं होंगी। हमने टोटल 6 टर्म्स बनानी थी सीक्वेंस की। इस वाली अप्रोच में हमने एक लूप से बाहर बना ली थी 5 लूप के अंदर, जबकि इस वाले में 6 की 6 लूप के अंदर बनाई थी। तो ये हमने जो चीज़ परफॉर्म की है, हम इसे कह सकते हैं कि हमने हैंड ट्रेसिंग परफॉर्म की है अपने प्रोग्राम की। हमने टेस्ट किया कि हमारा प्रोग्राम बिहेव कैसे कर रहा है। इसको हम ड्राई टेस्ट या ड्राई रन भी बोलते हैं, और इसे हम हैंड ट्रेसिंग भी कह सकते हैं प्रोग्राम की। ये काम बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम कोई प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि जो लूप हम बना रहे हैं या जो भी हम कोड बना रहे हैं उसका आउटपुट कैसा है। तो उसमें हम वेरिएबल्स को फर्जी वैल्यूज देकर टेस्ट करते हैं कि हमारा कोड लाइन बाय लाइन या लूप के पास बाय पास कैसे भी बिहेव करेगा और क्या आउटपुट जनरेट करेगा। तो इससे हमें उसकी वर्किंग का, बिहेवियर का अंदाज़ा हो जाता है, और अगर उसमें कोई गलती आ रही हो, यानी बिहेवियर से हमें मिले कि जो डिजायर्ड वैल्यू थी वो तो प्रोड्यूस नहीं हो रही, कुछ और आंसर आ रहा है, तो वो सामने जाहिर हो जाता है कोड में क्या गलती है जिसकी वजह से आंसर कुछ चेंज हो रहा है। तो हम अपने कोड में दुरुस्ती कर लिया करते हैं। अब ये हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। इसमें डिमांड क्या है, हमने सिर्फ सीक्वेंस नहीं बनाना बल्कि सीक्वेंस की टर्म को ऐड भी करते जाना है, गोया हम सम बना रहे हैं, 2 + 4 + 6 अप टू 2n। तो जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो तो पहले की तरह यही 2 तरीके हैं जनरेट करने के, कोई भी एक इख्तियार कर सकते हैं।
लेकिन अब की बार हमने साथ के साथ सम भी करना है। इसे हम रनिंग टोटल या रनिंग सम भी बोलते हैं। तो अमूमन इसके लिए हम एक सम नाम का वेरिएबल रख लिया करते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 सेट कर देते हैं, और जैसे जैसे सीक्वेंस की टर्म जनरेट होती हैं हम उस टर्म को सम की वैल्यू में ऐड कर देते हैं। अब ये बाकी सारा प्रोग्राम बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, लेकिन ये जो इजाफी बातें हैं वो ये दो हैं। हमने सम नाम का वेरिएबल बनाया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और जब लूप के अंदर आए पहली टर्म बनी, ये वो डायरेक्ट फार्मूला इंप्लीमेंट किया गया है। जैसे ही पहली टर्म बनी हमने क्या किया, सम की मौजूदा वैल्यू में टर्म ऐड कर दें। मौजूदा वैल्यू 0 है, टर्म की वैल्यू 2 है, वो हमने इसमें ऐड किया तो सम की वैल्यू 2 आ गई। लूप के अगले चक्कर में अगले पास में आई की वैल्यू 2 होगी और टर्म क्या प्रोड्यूस होगी, 4। अब यहां सम में पहले से 2 मौजूद है, 4 नई टर्म आई है, ये ऐड हो गया 6 हो गया, तो सम की वैल्यू 6 हो गई। लूप के अगले चक्कर में आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, टर्म 6 आ जाएगी, सम की वैल्यू भी 6 है, टर्म की वैल्यू भी 6 है, तो सम यहाँ पे 12 हो जाएगा। लूप के अगले चक्कर में 2 into 4 यानी 8 आ जाएगा, और सम में 12 मौजूद है, 12 + 8 20, तो सम की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो यूं जैसे जैसे जो जो टर्म बनती चली जाएगी उसकी वैल्यू सम में ऐड होती चली जाएगी। तो सम में यहाँ पे हम एक रनिंग टोटल कर रहे हैं या रनिंग सम कर रहे हैं। जब लूप से बाहर आएंगे काम मुकम्मल हो चुका होगा, सम की वैल्यू प्रिंट करवाई जा सकती है। अगर जरूरत है तो साथ के साथ टर्म्स ही प्रिंट करते जाएं और आखिर में एक बार सम प्रिंट कर दें, या सम को भी अगर आप साथ के साथ प्रिंट करना चाहें, आप बताना चाहेंगे 3 टर्म्स का इतना सम है, उसके बाद 4 टर्म्स का इतना सम है, तो इसमें आप सी आउट स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देंगे। अभी लूप के बाहर है सी आउट स्टेटमेंट, तो आखिर में टोटल ही प्रिंट होगा। अगर आप साथ के साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको लूप की ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे। यही सेम काम अगर उसमें करना चाह रहे थे हम, तो सब कुछ वैसे का वैसे ही है, और सम को हमने 0 कर लिया, रेकनेस रिलेशन हमने अंदर इंप्लीमेंट कर दिया है। नया काम यह किया है कि सीक्वेंस तो जनरेट करना था 2 4 6 8 10, पहले हमने क्या किया था, टर्म इक्वल 2 रख ली और बाकी टर्म्स हमने अंदर बना ली। हम ये भी कर सकते हैं कि अभी भी सारी के सारी अंदर बना सकते हैं, लेकिन जो फिर कॉमन डिफरेंस के एतबार से सीक्वेंस की पहली टर्म से पिछली टर्म अगर होती तो वो कौन सी होती, वो टर्म में रख ले। मिसाल के तौर पे 2 4 6 8 10 था, 2 से पहले टर्म हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो होती तो 2 - 2 वो 0 होती, तो हम टर्म को 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। रेफरेंस रिलेशन के लिए इनिशियल कंडीशन या इनिशियलाइजेशन शर्त है, तो टर्म को हमने 0 रख लिया। अब जब लूप के अंदर आए हैं तो यहाँ पे जो पहली बार टर्म की वैल्यू यूज होगी वो 0 यूज होगी, और 2 उसमें ऐड करेंगे तो टर्म की वैल्यू 2 बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो पहली टर्म है सीक्वेंस की रिक्वायर्ड, वो भी हम लूप के अंदर ही बना रहे हैं, तो ये पॉसिबल होता है। पहले हमने क्या किया था, ये पहली टर्म बाहर बनाई थी 2 रख के, 4 6 8 10 लूप के अंदर ले आए थे। अब की बार क्या कर रहे हैं, यहां से एक फर्जी और लेकिन सेंसेबल वैल्यू 0 रख ली है, जो कि 2 से पहले होनी चाहिए थी अगर होती तो वो लूप से पहले रख ली है, और जो हमारे रेलिवेंट वैल्यूज हैं 2 4 6 8 10 वो सब की सब लूप के अंदर बना ली हैं, और जो जो बनती चली जा रही हैं उसके फौरी बाद हमने क्या कर लिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म। सम को पहले हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, लूप के अंदर सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म कर लिया। तो ये भी रेकरेंस रिलेशन इंप्लीमेंट किया गया है टर्म के लिए, और सम के लिए हमने ये फार्मूला यूज कर लिया जैसा कि एग्जैक्टली हमने यहाँ पे यूज किया है, डायरेक्ट फार्मूला या जनरल फार्मूले की सूरत में। अगर हम इसकी ट्रेसिंग करें, n को 5 अगर फर्ज कर लें हम, सम 0 हो गया, तो i1 के लिए क्या बनेगा, टर्म इक्वल 2 बनेगी, सम में आके आ जाएगा 0 + 2, तो सम 2 आ गया। इस तरह मैंने ऊपर आपको जुबानी 2 6 12 20 बनाकर दिखाया था, तो यहां पर ये उस तरह से इसको करके दिखा रहे हैं। इसको हम हैंड ट्रेसिंग का नाम दे सकते हैं या ड्राई रन का। अब हम 2 प्रोग्राम और लेते हैं, चलें। इसमें हमने क्या किया था, 2 + 4 + 6 कर लिया था। अब हम दूसरा लेते हैं प्रोग्राम। अगर हम 8 सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं तो सिमिलरली इसी पैटर्न पे ये भी जनरेट हो जाएगा। इस केस में रेकरेंस रिलेशन से अगर हम करें, इसे दोनों तरीके हो सकते हैं, रेकरेंस रिलेशन वाला भी और डायरेक्ट फार्मूले वाला भी। तो यहाँ हम अगर इसे रेकरेंस रिलेशन से करें तो पहली टर्म है 1, वो हमने लूप के बाहर बना ली, टर्म इक्वल टू 1। लूप के अंदर हमने i को वेरी कर लिया 2 से n तक, बशर्ते कि हमें पता हो कि हमने nth टर्म तक जाना है, और n की वैल्यू यहाँ से पूछ लेंगे। और ये हमारा फार्मूला भी जो गिवन था जाहिर कर रहा है कि हमारी ये 2n-1 टर्म की जो वैल्यू है 2n-1, ये बेसिकली nth टर्म है 8 सीक्वेंस की, अगर वो 1 से शुरू हो रहा हो तो हमारे इसका मतलब है कि लूप चलेगी 2 से लेकर n तक।
अंदर उसी तरह से हमने टर्म इज इक्वल टर्म प्लस 2 का फार्मूला रख दिया। जो फार्मूला इवन के लिए है वही ऑड के लिए रेफरेंस रिलेशन बनेगा, यानी गुज़िश्ता वैल्यू में 2 ऐड करते जाएं तो टर्म बन जाएगी, उसे हम इसमें साथ के साथ लूप में ही प्रिंट करते जाएंगे। अब चाहते तो इसमें हम इनिशियल कंडीशन यहाँ पर -1 रख देते और लूप के अंदर i को वेरी करते 1 से n तक, तब भी ये बिल्कुल सेम सीक्वेंस जनरेट होता। फिर उस सूरत में ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये बाहर रखने की जरूरत नहीं थी, हमारी सारी टर्म्स लूप के अंदर बन रही होती। यानी 1 से n तक चलाना हो या 2 से n तक, हमें एक लॉजिकल टर्म यहाँ पर लेनी है। अगर मतलूबा टर्म भी रख देंगे हमारी मर्जी, या मतलूबा वाले को भी अंदर लेके आ सकते हैं और यहाँ फिर मतलूबा टर्म से कॉमन डिफरेंस माइनस करके जो पिछली टर्म आएगी वो यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ऑड वाले केस में -1 बनती है वो, क्योंकि -1 में 2 ऐड करेंगे तो पहली टर्म 1 जनरेट होगी। अब अगर इसको भी सम करना हो, आपकी असाइनमेंट है कीजिए इसको, तो वो कैसे होगा कि जैसे ही टर्म जनरेट होगी इसके फौरन बाद एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसमें क्या लिखा हो, सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म, और सम एक इंटीजर वैल्यू हो, क्योंकि हमारी सारी टर्म चल रही है इंटीजर, तो सम भी इंटीजर ही होगा। और यहाँ पे कहीं हमें सम को 0 से इनिशियलाइज करना है। टर्म 1 बाहर बना रहे हैं तो यहाँ भी लिख दें सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म, और अंदर तो मस्ट है सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म। एक टर्म को बाहर हमने सम में ऐड कर ली और जो बाकी अंदर है वो यहाँ पे ऐड कर लें। ये एक और छोटा सा प्रोग्राम है, x2 x4 x6 अप टू x2n। हमें वाज़े नजर आ रहा है कि इस सीक्वेंस में n टर्म्स होंगी, लेकिन जो उसकी पावर्स हैं वो इवन नंबर्स चल रहे हैं। तो इवन नंबर पावर तो वैसे ही जनरेट होगी, हमने x को साथ लेके चलना है। तो हमने यूजर से क्या पूछ लिया, एक हमें x चाहिए, x वैल्यू, और दूसरा n वैल्यू हमें चाहिए। तो यूजर से दोनों बातें पूछ ली गई। x को हमने रियल रखा है, डबल या फ्लोट रखा है, वैल्यू जो बनेगी टर्म्स की उसको भी हमने डबल या फ्लोट कहेंगे। यहां से अगर आप देखें हम इसे करने जा रहे हैं रेफरेंस रिलेशन से, तो पहली टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर है। इससे पहले अगर कोई टर्म होती तो वो x पावर 0 होती, यानी 1 होता, तो हम उसे कह लेते हैं स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू। लेकिन जो पहली रिक्वायर्ड टर्म है एक्स स्क्वायर, ये लूप के अंदर ले आते हैं। तो यूं हमारे लूप 1 से लेकर n तक चलेगी, लेकिन लूप में आने से पहले हमें x पावर 0 यानी 1 को हमने एज ए फर्स्ट वैल्यू ले लिया, तो वैल इज इक्वल टू 1 रख लिया। अब लूप के अंदर आते हैं जो कि चलेगी 1 से लेकर n तक। वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू क्रॉस x, यानी जो भी वैल्यू है उसे x क्रॉस x यानी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो अगली टर्म आ जाएगी। हमारे पास यहाँ अभी वैल 1 मौजूद है, 1 इस्तेमाल होगा तो x इंटू x स्क्वायर इस्तेमाल हो जाएगा। लूप के अगले चक्कर में अगले पास में क्या होगा, ये वैल की वैल्यू x स्क्वायर है और x इंटू x यानी आंसर आपका x4 आ जाएगा। उससे अगले चक्कर में वैल x4 है, इंटू x करेंगे तो x6 हो जाएगा। तो यूं जो हमें रिक्वायर्ड टर्म चाहिए x2 x4 x6 ऑनवर्ड xn तक, ये सारी टर्म्स ऐसे जनरेट होती रहेंगी। और अगर यहाँ हमें इसका सम रिक्वायर्ड, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक डबल का ही इस दफा करें, क्योंकि हमारी वैल्यूज डबल नेचर की हैं, रियल नंबर्स हैं, तो लिहाजा सम रियल नंबर हो सकता है। सम को 0 करें और जैसे जैसे आपकी टर्म्स बनती चली जा रही हैं, वैल्यूज या टर्म्स बनती चली जा रही हैं, आप वो क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल। तो ये इस तरह से साथ के साथ सम भी हो जाएगा। ऑड करना है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा, रेफरेंस रिलेशन तो वैसे का वैसे ही बनेगा, लेकिन हमें स्टार्टिंग वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो वो कैसे एडजस्ट करनी है आपकी प्रैक्टिस है कि पहली टर्म x है तो वो टर्म 1 लूप के बाहर रख ली है और लूप वेरी कर दिए 2 से n तक। अगेन वही बात है, हम चाहते तो यहाँ पे कुछ और रखते, लेकिन i को 1 से n तक वेरी कराते, सारी टर्म्स ही अंदर जनरेट करवाते। तो ये हमारी मर्जी है। रेफरेंस में बहरहाल हमें एक स्टार्टिंग टर्म चाहिए होती है। इस बार हमने क्या किया, जो पहली मतलूबा टर्म यानी x, उसी को हमने वैल रख लिया, उसी को हमने प्रिंट भी करवा दिया। अगर यहाँ सम होता तो यहाँ साथ ही हम उसे सम कर लेते, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल कर लेते, ऊपर हमने सम को 0 किया होता। लूप के अंदर आ जाए, 2 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। सम अभी वैल की वैल्यू x है, जब वो x इंटू x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बन जाएगा। लूप के अगले चक्कर में x क्यूब को x इंटू x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x5 आ जाएगा। यूं ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा और जो x पावर है वो ऑड पावर्स हैं। साथ के साथ चाहें तो उन्हें प्रिंट भी करते जाएं और उसके बाद सम भी चाहिए अगर, तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आ जाएगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल। तो सम में रनिंग टोटल वैल्यूज का ऐड होता चला जाएगा, एक सम बनता चला जाएगा। हम वो लूप से बाहर निकल के इकट्ठा प्रिंट कर सकते हैं या चाहे तो लूप के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ जी। ये एक प्रोग्राम है x स्क्वायर x क्यूब। अब इसमें हमने
प्रीवियस टर्म को x क्रॉस x से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि सिर्फ एक x से मल्टीप्लाई कर देना काफी है। वैल इज इक्वल टू वैल क्रॉस x, ये हमने उसकी ट्रेसिंग परफॉर्म की है, आप खुद इसे परफॉर्म करेंगे। इसी प्रोग्राम को यहाँ एक और अंदाज में किया हुआ है। इसी प्रोग्राम को अगर आप डायरेक्ट फार्मूले से करना हो तो क्या मकसद है इसका कि आपने अगर x की पावर 4 मालूम करनी है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स करना चाह रहे हैं, आप x क्यूब को लेकर x से मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे। उसका क्या तरीका है, सी मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड कर दीजिए। एक फंक्शन है उसका नाम है POW, पावर के लिए। ये दो आर्गुमेंट्स मांगता है, पहला वो नंबर जिसकी पावर लेनी है और दूसरी वो वैल्यू जहां तक लेनी है। अब इस केस में जो पहली टर्म है उसमें x की पावर 1 चाहिए तो i 1 है तो x i काम कर देगा हमारा। दूसरे केस में x 2 हो जाएगा, तीसरे केस में x 3 और आखिरी केस में x n। और जो वैल्यू बनती चली जा रही है आप उसे वैल में सेव करें, सी आउट कर दें। अगर सम बना रहे हैं तो इसके फौरी बात क्या कर देंगे, यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल। लेकिन ये बहरहाल इस केस में एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि x4 निकालने के लिए आपको x इंटू एक्स इंटू एक्स ये 3 मल्टीप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी, जबकि रेफरेंस रिलेशन में आपके पास x क्यूब मौजूद होगा। x क्यूब वैल में उसे आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन करके x4 टर्म आ चुकी है। तो यहाँ पे रेफरेंस रिलेशन इस लिहाज से फायदेमंद साबित हो रहा है। ये क्वेश्चन नोट कीजिए, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, वो ये है कि ऑड पावर्स का सीक्वेंस बन रहा है लेकिन आखिरी टर्म 2n-1 है तो ये nth टर्म होगी, जबकि इसमें 2n+1 है तो ये n+1th टर्म होगी। हमें लूप के साइकिल में एक टर्म और आगे जाना है, तो ये नोट करने वाली बात है। अब छोटा सा एक और ट्रिकी प्रोग्राम आ गया, नोट करें ये चीज। हमने पहले किया है x पावर 2, x पावर 4, x पावर 6 और आखिरी थी x पावर n, और यहाँ आखिरी थी x पावर 2n-1। तो उसका मतलब ये था कि 2n में से n हमारा शो कर रहा है nth टर्म को, और यहाँ 2n-1 में से n हमारा शो कर रहा है nth टर्म को। लेकिन अब n से मुराद वो आखिरी वो nth टर्म नहीं है, बल्कि n से मुराद क्या है कि आखिरी टर्म की पावर क्या होगी। उसको हमने 2k+1 की फॉर्म में खुद से कन्वर्ट करेंगे, वो k की वैल्यू बताएगी कि आखिरी टर्म कौन सी है। सिमिलरली इसमें जबकि 2n कह देने में क्या है कि हमने तयन कर लिया कि nth टर्म आखिरी टर्म होगी, जबकि ये n इस केस में 2n ही है। तो इसको हम 2 इंटू k या 2 इंटू k+1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वहां से अंदाजा लगाएंगे टर्म का नंबर कौन सा बनता है तादाद के एतबार से। ये n हमें नंबर नहीं बता रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं n को 6 रख दूं तो छठी टर्म हो जाएगी, यहाँ पे मैं n को 6 रख दूं तो छठी टर्म हो जाएगी, यहाँ पे मैं n को 6 रख दूं तो ये 7वीं टर्म हो जाएगी, जबकि यहाँ पे n को 6 रखने से ये छठी नहीं बल्कि तीसरी टर्म होगी, n 8 पे ये चौथी टर्म होगी। तो ये अब नंबर कैसे मालूम होगा हमें, 2k की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो k हमें नंबर देगा टर्म का, और अगर हम 2k-1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो वो k हमें नंबर देगा ऑड पावर। तो ये आपको हिंट प्रोवाइड कर दिएगा, ये परफॉर्म करें आप। ये उसकी ट्रेसिंग परफॉर्म कर दी गई है, ये उसकी एक्सरसाइजेज आ गई। जो हमने पहले सीक्वेंसेस की टर्म जनरेट की हैं उसमें और इसमें फ़र्क महज इतना है कि अब की बार हमने साथ में रनिंग टोटल या रनिंग सम भी प्रोड्यूस करना है। एक छोटा सा एक और काम आ गया कि हमें अल्टरनेटिंग सीक्वेंस बनाना है। हमने बहुत ही आसान सा एक सीक्वेंस ले लिया, 1-1 इस तरह से टर्म उसकी आगे चल रही हैं। हम यूजर से पूछ लेते हैं कि कितनी टर्म चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ में 10 कि आपको 10 वैल्यूज चाहिए, जिनमें से 5+1 होंगी और 5-1 होंगी। तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो वही अगेन 2 फार्मूलाज बन सकते हैं। जनरल टर्म ये कहती है कि जो भी आपकी ith टर्म है आप उसमें -1 की पावर i+1 ले लें। मिसाल के तौर पे i को 1 पुट करें तो t1 यानी पहली टर्म बन जाएगी, तो -1 की पावर कितना आएगा, i+1 यानी 1 + 1 2 आ गया, तो -1 का स्केयर आ गया, दैट इज इक्वल टू 1, तो t1 1 आ गया आपका। i को 2 रखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 यानी -1 की पावर 3, दैट इज ऑड नंबर, तो ये -1 जनरेट होगा यहाँ से। तो t2 इज इक्वल टू -1, फिर t3 1 आ जाएगा, फिर t4 -1 आ जाएगा। यूं ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमने इसे चलाना है। यही सीक्वेंस फ्रैक्शनल रिलेशन से भी जनरेट हो सकता है। वो किस तरह से कि जो पहली टर्म है t1 उसको हमने 1 रख लिया जैसा कि हमें रिक्वायर्ड था। t2 सेकंड टर्म i को 2 पुट किया, t2 इज इक्वल टू t1 इंटू -1। अब t1 कितना है, 1 है, और उसे हमने मल्टीप्लाई करना -1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 इंटू -1, तो ये t2 हमारा -1 आ जाएगा।
आई को 3 पुट करें, T3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू T2। T2 -1 है, उसको मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, तो ये T3 हमारा +1 आ जाएगा, T4 फिर -1 आ जाएगा। इस तरह से सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। तो इसमें लॉजिक क्या हुई, फार्मूला क्या हुआ कि जो भी प्रीवियस टर्म है उसे -1 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर वो पहले से माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव हो जाएगी, अगर वो पहले से पॉजिटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये पावर वाले से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन काफी अजीब सा बनता है ये। इसके बजाय रेफरेंस ज्यादा खूबसूरत है, जो कि हम ऊपर देख कर आ चुके हैं, ये वाला रेफरेंस रिलेशन का। जो T1 यानी टर्म हमने 1 रख लिया, उसे प्रिंट भी करवा दिया। आई को वेरी करेंगे 2 से लेकर 10 तक, टर्म इज इक्वल टू टर्म क्रॉस टर्म स्टार -1, यानी टर्म की मौजूदा वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करें तो अगली टर्म आ जाएगी, उसे सी आउट करते जाएं। तो ये प्रोग्राम आपको 1 -1 1 -1 1 -1 प्रिंट करके देगा। अगेन वही चीज कि अगर हम चाहें कि सारी की सारी टर्म आई को 2 से 10 के बजाय 1 से 10 तक मूव करें और सारी के सारी टर्म्स हम लूप के अंदर बनाएं, तो लूप के बाहर हमें एक टर्म लेनी पड़ेगी रेफरेंस रिलेशन पहली बार चलाने की खातिर। और वो क्या होगी, अगर हमारी पहली रिक्वायर्ड टर्म +1 है, ये देखिए, तो इसका मतलब है अगर इससे पहले कोई होती तो वो -1 होती, वो हम रख लेते हैं लूप से बाहर। तो हमने क्या रख लिया, टर्म इज इक्वल टू -1, इसे कहीं हमने प्रिंट नहीं करवाना, हमें जरूरत नहीं है, ये रिक्वायर्ड टर्म नहीं है। लूप के अंदर आ जाए, क्या लिखा हुआ है, I1 लेकर अंदर आए, टर्म इज इक्वल टू टर्म स्टार -1, टर्म की मौजूदा वैल्यू है -1, उसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो टर्म की जो नई वैल्यू है I1 के लिए, यानी हमारी पहली रिक्वायर्ड टर्म असल में वो अब आ चुकी है 1, वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट आई को 2 रखें, सेकंड पास शुरू हो जाएगा, टर्म इज इक्वल टू टर्म स्टार -1, टर्म की मौजूदा वैल्यू 1 है और उसको हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो टर्म नेक्स्ट टर्म यानी सेकंड टर्म या T2 आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू -1। तो यूं ये टर्म हमारी बनती चली जाएंगी। अगली असाइनमेंट नोट करें छोटी सी, -1 1 -1 1, यानी इस दफा जो पहली टर्म है वो -1 है पर +1 के बजाय, तो इस केस में चेंजेस क्या आएंगी। तो कॉमन सेंस की बात अगर हम यहाँ देखें तो चेंजेस सिर्फ इतनी सी आएगी, रेफरेंस रिलेशन में हमने आगाज किया है 1 के साथ, अब की बार हम आगाज कर देंगे -1 के साथ। तो पहली टर्म यहाँ पे जो बनेगी T2 वो -1 इंटू ये पहली टर्म का साइन हम सेट कर देंगे, बाकी फार्मूला वैसे ही रहेगा और आने वाली अगली टर्म्स में सीक्वेंस खुद ही अल्टरनेट होता चला जाएगा। डायरेक्ट फार्मूले में ये काम थोड़ा करना हेक्टिक है, इजाफी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फैक्टर है -1/i+1, ये तो लाजमी हमें रिक्वायर्ड है सीक्वेंस को अल्टरनेट करने के लिए, इंटू -1 एक और हमें रखना पड़ेगा इसके बाहर। तो उससे बेहतर है कि हम इसे रेफरेंस रिलेशन से ही परफॉर्म कर लें। बाज़ औक़ात कोई एक सीक्वेंस का स्टाइल या फार्मूला वो दूसरे के निस्बत बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पे अच्छा और मुनासिब और एफिशिएंट साबित होता है, दूसरा इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट या काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक वाला हो सकता है। तो उस सूरत में हमें चाहिए कि जो ज़्यादा एफिशिएंट है उसी को इस्तेमाल करें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब हम इस प्रोग्राम की तरफ आते हैं। राइट अ C++ प्रोग्राम टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ पाई यूजिंग द फार्मूला। पाई की एक्सपेंशन ये बनती है, अगर एक टर्म ले तो पाई इतना होगा, 2 टर्म ले तो इतना होगा, 3 टर्म ले तो इतना होगा, 4 टर्म पे पाई की वैल्यू ऐसे आ सकती है, 5 टर्म पे। तो हम यूजर से इनपुट करवा लेते हैं पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करने के लिए कितनी टर्म इन्वॉल्व करें। वैसे 6 7 8 टर्म काफ़ी मुनासिब हैं, लेकिन चले हम यूजर से पूछ सकते हैं कि कितनी टर्म इन्वॉल्व करें, 3 इन्वॉल्व करें, 4 इन्वॉल्व करें, वो n में हम रीड करवा लेते हैं। इसमें हमें नोट करेंगे 3 चीज़ें मैनेज करनी हर टर्म में। हमें हर टर्म का साइन चाहिए, हर टर्म का न्यूमरेटर चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए, और उनको आपस में हमने मल्टीप्लाई भी करना है, या जो है वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड भी करना है। सबसे पहले हम साइन मेंटेन कर लेते हैं, वो बहुत आसान है। पहली टर्म पॉजिटिव है तो आप समझते हैं कि उसे किस तरह करना है। साइन को हम -1 रख लेते हैं, SGN नाम का वेरिएबल लिया, इंटीजर, उसे हमने -1 कह दिया। लूप के अंदर आएंगे, हम क्या करना चाह रहे हैं, पहली टर्म से लेकर nth टर्म तक सारी लूप के अंदर बनाएं। तो जब लूप के अंदर आएंगे तो पहली टर्म का साइन पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना है, हमने साइन इज इक्वल टू साइन क्रॉस -1 करना है। साइन की वैल्यू पहले से -1 है, इंटू -1, तो पहली बार में ही साइन की वैल्यू +1 आ जाएगी। लूप के अगले पास में साइन की वैल्यू +1 मौजूद है, -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इस तरह से ये साइन को हमने पहले रख दिया -1, और फार्मूला
लूप के अंदर ऐसे लिख दिया, तो इससे ये हमारा मसला हल हो गया कि हम अल्टरनेटिंग साइन फैक्टर हम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा काम हमें बनाना है न्यूमरेटर, वो बहुत आसान है, तो वो तो हर बारी में हमने फिक्स कर दिया 4 है, चाहे तो हम यहाँ पे इसको वेरिएबल बना के उसकी वैल्यू 4 रख लें, ये भी आसान काम है, तो वो फिक्स हो गया। तीसरी चीज़ क्या है, हमने बनाना है डिनोमिनेटर, वो भी इस केस में आसान है कि डिनोमिनेटर को हमने कैसे बना रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूले से, चाहे तो रेफरेंस से बना सकते हैं। तो ये कैसे बनेगा, 2i-1, i की वैल्यू 1 होगी तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 -1 दैट इज इक्वल टू 1। लूप के अगले चक्कर में i की वैल्यू 2 होगी तो 2 × 2 4 -1 3। लूप के अगले चक्कर में i की वैल्यू 3 होगी तो 2 × 3 -1 दैट इज इक्वल टू 5। तो डीनो की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस तरह से ये डीनो की में वेरिएबल में लूप के हर चक्कर में नेक्स्ट आपका ऑड नंबर प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब हम टर्म बनाते हैं। टर्म कैसे बनेगी, 4 को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, उसको मल्टीप्लाई कर देना जो भी आपका साइन है, -1 हो या +1। अब ये जो भी टर्म बनेगी वो आपने सम में ऐड कर देनी है। रनिंग सम आपने डिक्लेयर करके 0 किया हुआ है, और उसके बाद जब लूप के अंदर आए हैं तो क्या आपका बनेगा सम के लिए। बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो आपका सीक्वेंस है, सीक्वेंस नहीं है, ये एक सम है जिसमें आपके पास एक रनिंग टोटल बनाना है आपने। तो ये सम इज इक्वल टू सम प्लस 4 ओवर डीनो एस्टेरिक साइन। अगेन हम न्यूमरेटर के लिए एक वेरिएबल बना सकते हैं, उसकी वैल्यू 4 रख दें। टर्म के लिए वैल या टर्म नाम का वेरिएबल लेकर यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं और वो इसके इक्वल हो जाएगी, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 4 ओवर डीनो या न्यूमरेटर ओवर डीनो होल मल्टीप्लाइड बाय साइन। इससे टर्म बनेगी और आखिरी लाइन में क्या आ जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म। तो एन टर्म बनने के बाद जब लूप से बाहर आएंगे तो सम की वैल्यू में पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मौजूद है, उतनी टर्म्स के मुताबिक जितनी हमने यूजर से रिक्वायर कर ली थी या डिजायर कर ली थी। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले पार्ट में मजीद हम सीक्वेंसेस और सीरीज या सम्स बनाने का प्रोसेस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।